हेलो व्यूवर्स। तो पिछली क्लास के बाद ये नई क्लास शुरू होती है हमारी। पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि किस प्रकार से साइकोलॉजी जो है वो एनसीईआरटी की क्लास 11th में इंट्रोडक्शन वगैरह दिया गया था। उससे आगे बढ़ते हैं अब उसी क्रम में। तो व्हाट इज़ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या होती है। तो यहाँ से अब हमारे पास एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा हमें। एनी नॉलेज डिसिप्लिन इज हार्ड टू डिफाइन। कहता है कोई भी जो सब्जेक्ट है जिसके अंदर नॉलेज होती है उसको डिफाइन करना मुश्किल होता है कि उस सब्जेक्ट को कैसे हम बताएं कि ये क्या होता है सब्जेक्ट में। फर्स्टली, क्यों होता है मुश्किल ऐसा? फर्स्टली बिकॉज इट इवॉल्व्स कंटिन्यूसली। क्योंकि कोई भी नॉलेज का सब्जेक्ट होता है तो नॉलेज ऐड होती रहती है उस सब्जेक्ट में। तो वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो क्या आता है, इवॉल्व होता रहता है, कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। और दूसरा कारण है बिकॉज द रेंज ऑफ फिनोमिना इट स्टडीज कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय एनी वन डेफिनेशन। और दूसरी बात यह है कि वो जो सब्जेक्ट है वो उसका जो अध्ययन, उसकी जो स्टडीज है उसकी रेंज बहुत बड़ी होती है, उसके फिनोमिनाज की रेंज बहुत बड़ी होती है कि वो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाता है। तो ऐसे केस में किसी एक डेफिनेशन से उसको बता पाना मुश्किल होता है। दिस इज इवन मोर ट्रू ऑफ साइकोलॉजी। और ये साइकोलॉजी के केस में भी क्या है, बिल्कुल सत्य बात है। लॉन्ग टाइम बैक स्टूडेंट्स लाइक yourself were told that the term psychology is derived from two Greek words, psyche meaning soul and logos meaning science or study of a subject। कहता है आपकी की तरह कुछ स्टूडेंट्स रहे थे साइकोलॉजी के बहुत समय पहले, है ना। तो उन्होंने साइकोलॉजी को डिराइव किया दो ग्रीक भाषा के शब्दों के अनुसार कि इसके अंदर दो ग्रीक वर्ड्स है, एक है साइकी जिसका मतलब होता है सोल और दूसरा होता है लोगोस जिसका मतलब होता है साइंस या स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट। दस साइकोलॉजी वाज ए स्टडी ऑफ द सोल और माइंड। इसका मतलब साइकोलॉजी को माना जाता है कि साइकोलॉजी क्या है, स्टडी है किसका, सोल और माइंड का। But since then, it has moved away considerably from this focus and established itself as a scientific subject, a scientific discipline which deals with processes underlying human experiences and behavior। लेकिन कहता है कि भाई धीरे धीरे, जैसे देखो स्टार्टिंग में तो माना गया सोल और माइंड का अध्ययन है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया, ये जो फोकस है ये शिफ्ट होता गया, है ना। क्योंकि सब्जेक्ट आगे बढ़ता जाता है, नई नॉलेज ऐड की जाती है उसके अंदर। तो इसने अपने आप को इस सब्जेक्ट ने एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाया, है ना, साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाया, साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाया अपने आप को। और इसने डील करना शुरू कर दिया किस चीज से, कि ह्यूमन जो एक्सपीरियंस करता है या जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है तो उसमें कैसे प्रोसेस उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, है ना। कि इंसान जो एक्सपीरियंसेस करता है और जो बिहेवियर शो करता है उनके अंदर होने वाले प्रोसेस कि जो ह्यूमन ने एक्सपीरियंस किया उस दौरान वो कैसे, वो मतलब कौन कौन से कैसे प्रोसेस उसके अंदर दिमाग में चल रहे होते हैं, या सोसाइटी से वो कैसे वो देख के वो चीज़ों को सीख रहा होता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आने लगे और इस सब्जेक्ट को क्या बना दिया गया, साइंटिफिक सब्जेक्ट बना दिया गया। The range of phenomena it studies, some of which we mentioned above, are spread over several levels। कहता है कि इसके जो इस सब्जेक्ट के अंदर जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसके जो फिनोमिनाज की रेंज है, वो जो कि फिनोमिनाज ऊपर हमने बताए, फिनोमिना कौन से, कि ह्यूमन एक्सपीरियंस है या बिहेवियर है या सोल है या माइंड है, इनका अध्ययन जब हम करते हैं तो ये भी कई लेवल से होकर हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे इंडिविजुअल लेवल पे भी, कि एक व्यक्ति के एक्सपीरियंस, एक व्यक्ति के बिहेवियर, एक व्यक्ति के माइंड का अध्ययन करना। डायडिक मतलब दो पर्सन्स का ग्रुप, कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो क्या प्रोसेस उनके ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पर पड़ता है या बिहेवियर के दौरान पड़ता है। एंड ऑर्गेनाइजेशनल, और कैसे एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके एक्सपीरियंसेस पर किस प्रकार से जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्या उनके अंदर जो प्रभाव पड़ता है। तो मतलब इंडिविजुअल, डायडेटिक और जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है ना, दो तीन लेवल ये दिखाएगा इस साइकोलॉजी के कि इनके रूप में हम अध्ययन करते हैं साइकोलॉजी का। दे ऑल्सो हैव बायोलॉजिकल एज वेल एज सोशल बेसिस। इसके साथ साथ साइकोलॉजी के क्या होते हैं, सिर्फ यही नहीं कि आप अलग अलग लेवल्स के अनुसार साइकोलॉजी पढ़ते हो, उन लेवल्स के अंदर भी आप देखोगे कि बायोलॉजिकल यानी कि आपके शरीर से जुड़े जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, कि आपके हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से सिक्रीट हो रहे हैं तो कैसे बिहेव करोगे आप, वगैरह वगैरह। और सोशल बेसिस कि जब इंटरेक्शन करते हैं तो कैसे हमारा नेचर या हमारा जो बिहेवियर है वो डेवलप होता है।
तो वो एस्पेक्ट्स भी हमें इसमें पढ़ने को मिलते हैं। नेचुरली देयर फॉर द मेथड्स रिक्वायर्ड टू, देखते हैं आगे क्या है, study them also vary greatly depending on the phenomena one wants to study। कहता है अब इसमें दूसरी बात ये होती है कि जब हम रिसर्च करते हैं, साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, तो वो किस चीज को अध्ययन करना चाहते हैं, उस चीज के आधार पर ये सारे फिनोमिनाज काम कर सकते हैं। तो ए डिसिप्लिन इज डिफाइंड बोथ इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट स्टडीज एंड हाउ इट स्टडीज। तो कहता है किसी भी सब्जेक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं दोनों टर्म्स में कि वो क्या अध्ययन करती है और वो कैसे अध्ययन करती है ना। कि सब्जेक्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि क्या क्या पढ़ाया जाता है और वो कैसे पढ़ाया जाता है। इन दोनों के आधार पर क्या होता है आप डिफाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट मोर इन टर्म्स ऑफ हाउ और मेथड्स इट यूजेस, या और कहें तो कैसे और कौन कौन से मेथड ये इस्तेमाल करती है पढ़ने के लिए। कीपिंग दिस इन व्यू, साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली। इन चीजों के आधार पर साइकोलॉजी को डिफाइन किया जाता है कि फॉर्मली कैसे, कि भाई एक डेफिनेशन के रूप में, एज ए साइंस ऑफ विच स्टडीज मेंटल प्रोसेस, की ये एक साइंस है साइकोलॉजी जो स्टडी करती है मेंटल प्रोसेस को, एक्सपीरियंसेस को और बिहेवियर को इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है यहाँ पर अलग अलग है, इंडिविजुअल लेवल पर, सोशल लेवल पर, या आपके जो है पूरा इंडस्ट्रियल लेवल जो होता है, मतलब जो ग्रुप वाला काम था, है ना। किस कॉन्टेक्स्ट में आप मेंटल प्रोसेस चेक करना चाहते हो, एक्सपीरियंस या बिहेवियर, यानी कि आप एक कंपनी के लोगों के मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस या बिहेवियर चेक करना चाहते हो, एक परिवार के सदस्यों का मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस या बिहेवियर चेक करना चाहते हो, या एक सिर्फ एक इंडिविजुअल व्यक्ति का मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर आप चेक करना चाहते हो। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ना, सोशल कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, बायोलॉजिकली रूप में हो सकता है ना। तो वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के आधार पर, शहर का, गांव का, तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप किसी भी किन्हीं का भी क्या मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर उनका चेक करते हो। उसके जो साइंस है ना, उसको अध्ययन करने का जो तरीका होता है, उसको हम किस में पढ़ते हैं, साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। In doing so, it uses methods of biological and social sciences to obtain data systematically। जब हम ऐसा अध्ययन करते हैं तो उस दौरान हम क्या करते हैं, हम मेथड यूज करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड या सोशल साइंस के जो मेथड्स होते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, डाटा सिस्टमेटिकली कलेक्ट करते हैं पहले। इट मेक सेंस ऑफ दीज डाटा सो दैट दे कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एज नॉलेज। फिर ये जो डाटा आया है, इस डाटा में पर्टिकुलर सेंस की दी जाती है कि यार ये ऐसा आया तो ये इसका रीजन ये रहा होगा, ताकि वो जो सेंस देने पर, डाटा के अंदर जब आप सेंस ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो एक नॉलेज का रूप ले लेता है। Let us try to understand the three terms used in the definition, namely mental process, experience and behavior। अब हमें देखना है कि ये जो इसमें डेफिनेशन में तीन वर्ड इस्तेमाल किए गए थे ना, मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर, इनको अलग अलग देखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो इनको देखने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये जितना हमने पढ़ा, क्योंकि देखो जब हम रीड करते हैं एनसीईआरटी वगैरह, तो पहले आपको सबसे पहला काम होता है कि जो भी आपने पढ़ा है ना, उसको अब थोड़ा सा क्या कर ले, नोट्स के रूप में निकाल लेते हैं इसके अंदर से। तो भाई नोट्स के अंदर यहां से इस पेज पर तो क्या आया हमारे पास कि सबसे पहले तो एक डेफिनेशन आई है कि साइकोलॉजी इज डिफाइंड, ये यहां तक का, ठीक है, कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन आ गई है। इसके बाद इससे पहले भी हमने जो चीजें देखी थी तो वो देखते हैं एक बार। यहां से हमारे पास जो चीजें आई थी वो थी यहां से कि जो साइकोलॉजी टर्म है वो डिराइव की जाती है इस तरीके से, और यहां तक का कि साइकोलॉजी डिराइव की जाती है दो वर्ड, ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड ध्यान रहे, लैटिन ग्रीक वर्ड से, साइकी मीन सोल एंड लोगोस मीन साइंस और स्टडी, ठीक है। इसके साथ आप थोड़ा सा और बेटर करना चाहते हो तो यहाँ पर जैसे ये साइकोलॉजी की डेफिनेशन आपने लिखी, उसके तुरंत बाद क्या कर देंगे, डेफिनेशन के बाद कि इसके जो बुलेट्स बना के, है ना, पॉइंट ऐसे बुलेट्स डाल के यहाँ पर लिख सकते हो कि ये स्टडी करती है किसका, सोल और माइंड का। उसके बाद नेक्स्ट इसे में कर दो इसमें कि इसके बाद, या ऐसे एरो लगा के कि ये शिफ्ट हो गई आगे ना, शिफ्ट होने के बाद क्या हो गया, ये किसका अध्ययन करने लगी, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस का और बिहेवियर का, इनका अध्ययन करने लगी, ठीक है। ये अध्ययन करने के लिए हम क्या क्या किस तरीके से सहारा लेते हैं, तो क्या होते हैं, इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं, है ना, इसके लेवल्स है, सेपरेट लेवल्स होते हैं, कौन कौन से, तो भाई इंडिविजुअल,
नंबर 2 डायडिक, इसमें लिख सकते हो 2 होते हैं, और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, तो इतना कवर कर दिया। उसके बाद नीचे आप फिर से जैसे यहीं पर साइड में स्टार मार्क करके कर सकते हो कि इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकल और सोशल, 2 पर्सपेक्टिव होते हैं, 2 बेसिस होते हैं जिसके द्वारा हम इसको पढ़ सकते हैं। तो ये शॉर्ट में अगर आप बना लोगे हल्का सा तो आपको हर एक चीज़ याद रहेगी। मेन चीज़ क्या है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने सिर्फ टर्म्स को लिखने की कोशिश की है, डेफिनेशन और टर्म्स, क्योंकि टर्म्स मैंने बार बार कहा इंपॉर्टेंट होती है सब्जेक्ट की। ठीक है, तो यहाँ तक हम आ गए थे भाई। तो यहाँ तक तो हमें यही समझ में आया कि साइकोलॉजी क्या अध्ययन करती है। सर साइकोलॉजी अध्ययन कर एक साइंस है जो किसका अध्ययन करती है, हमारे मेंटल प्रोसेस का, एक्सपीरियंसेस का और बिहेवियर का। क्या इंडिविजुअल लेवल पे करेगी? नहीं भाई, इंडिविजुअल पे नहीं करेगी। इंडिविजुअल पे भी, सॉरी, इंडिविजुअल पे भी करती है, दो ग्रुप में भी कर सकती है, और एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी ये कर सकती है अध्ययन। किन चीजों का? मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर का। अब ये मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर क्या होते हैं ये हमें देखने पड़ेंगे। यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से समझाया गया है कि क्या होता है मेंटल प्रोसेस। अब देखिए, एक बार अगर आपने ये सब अच्छे से पढ़ लिया तो फिर उसके बाद आपको ये चीजें बार बार, जैसे तो जो थ्योरीज आती है उनमें ये टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, तो वहां आपको प्रॉब्लम नहीं होती फिर। When we say experiences are internal to the experiencing person, then we refer to state of conscious or awareness or mental process। कहता है जब हम ये कहते हैं किसी भी एक्सपीरियंस के बारे में कि वो इंटरनल होता है, तो हम कहते हैं कि वो जो एक्सपीरियंसिंग पर्सन है, मतलब भाई मुझे आइसक्रीम खा के कैसा लगा, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो मैं ही बता पाऊंगा, है ना। तो वो जो मेरी जो क्या है, मेरी कॉन्शियसनेस जो है कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, झूला झूलने के बाद मुझे कैसा महसूस हो रहा है, मेरी अवेयरनेस कैसी है, उसी को क्या कहते हैं, मेंटल प्रोसेस। यानी कि कोई भी आपने वर्क किया और उस वर्क के बाद आपके ब्रेन में जो भी चीजें आ रही है ना, वो सब क्या है, आपका मेंटल प्रोसेस है। वी यूज अवर मेंटल प्रोसेस व्हेन वी थिंक टू ट्राई टू सोल्व ए प्रॉब्लम, टू नो और रिमेंबर समथिंग। कि ये मेंटल प्रोसेस हम कब देख पाते हैं, कब यूज कर पाते हैं, जब हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे होते हैं। अब मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होते तो हम सोच रहे होते हैं कि अच्छा ऐसे करके ये हुआ है, फिर इसके बाद ये हुआ, तो मुझे क्या करना चाहिए। या कोई चीज याद करते हैं तो हम उसके अंदर जैसे निमोनिक्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा दिमाग जो सोच रहा है, जो प्रोसेस कर रहा है सारा का सारा, वो सब क्या होता है, हमारा मेंटल प्रोसेस। One level at which these mental process are reflected is the brain activity। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये कह रहा है कि एक लेवल पे ऐसा होता है कि जो आपका, मान लो आप मेंटल प्रोसेस कर रहे हैं, आपके दिमाग में चीजें हो रही है। अब ये जो चीजें हम सोच रहे हैं, देखो थिंकिंग चल रही है, लेकिन जब थिंकिंग चल रही है तो आपके ब्रेन का कोई ना कोई हिस्सा क्या हो रहा होगा वहां पर, वाइब्रेट हो रहा होगा या ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो ये कहता है कि जब हम थिंकिंग कर रहे होते हैं या मेंटल प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो उस दौरान वो मेंटल प्रोसेस रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी कि दिखते हैं किसके रूप में, ब्रेन एक्टिविटी के रूप में, दिमाग की एक्टिविटी के रूप में, कि यहाँ हलचल हुई है, दिमाग के इस हिस्से में हलचल हुई, इस हिस्से में या इस हिस्से में हलचल हुई है। फिर हम बताते हैं कि जब हम सोचते हैं तो भाई हमारी ओसिपिटल लोब में हलचल हो रही है। तो ये कह रहा है कि जब मेंटल प्रोसेस जो होते हैं, मेंटल प्रोसेस जब हम कर रहे होते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होते हैं, कहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी के रूप में। As we think or solve a mathematical problem, our brain activities can be observed using different techniques of brain imaging। कि जब हम मैथ की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होते हैं तो हम अलग अलग जो भाई ब्रेन की जो पढ़ने की जो टेक्निक्स होती है साइंस की, है ना, कि भाई हम मशीनों के द्वारा चेक कर सकते हैं, तो एमआरआई वगैरह जैसे करवाते हैं उस तरीके की, तो वो जो ब्रेन की जो इमेजेस है ना, उनको देख के हम देख सकते हैं कि हाँ जब हम मैथ की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे तो भी हमारा दिमाग में क्या हो रही थी, अलग अलग जगह पर हलचल हो रही थी। However, we cannot say that brain activities and mental process are the same, although they are interdependent। कहता है कि लेकिन हम कह नहीं सकते कि ये दोनों ही चीजें एक है, जबकि वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर कोई बढ़िया क्वेश्चन बनाने वाला होगा तो एनसीईआरटी से कहेगा कि ब्रेन एक्टिविटीज और मेंटल प्रोसेस क्या सेम होते हैं या क्या होते हैं, तो हम कहेंगे भाई ये देखने में सेम होते हैं लेकिन बाकी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट है ये। मेंटल एक्टिविटीज एंड न्यूरल एक्टिविटीज आर म्यूचुअली ओवरलैपिंग प्रोसेस। मेंटल एक्टिविटीज यानी कि जो हम सोच रहे हैं, है ना, जिसको हम मन कहते हैं एक्चुअली, है ना, वो जो एक्टिविटी हो रही है, और जो न्यूरल एक्टिविटीज है, सिग्नल का इधर से उधर जाना, वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, म्यूचुअली ओवरलैपिंग प्रोसेस होते हैं। बट दे आर नॉट आइडेंटिकल, लेकिन ये दोनों सेम नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते हैं, म्यूचुअली ओवरलैपिंग होते हैं। क्योंकि जो हमारे
जो हम कहते हैं कि भी माइंड काम कर रहा है, सोच रहा है, तो वो जो सिग्नल के रूप में तो कौन लेके जाएगा उसको? न्यूरल एक्टिविटीज ही होंगी, वो तो सिग्नल के रूप में जाएंगी। तो unlike the brain, the mind does not have a physical structure or has a location। कि ब्रेन की अपनी क्या होती है, दिमाग की अपनी लोकेशन होती है। हम कहते हैं स्कल के अंदर, हमारी खोपड़ी के अंदर क्या है, ब्रेन है। लेकिन अगर हम कहें कि हमारा माइंड कहाँ है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, ब्रेन को ही माइंड मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहता माइंड की कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही उसकी कोई लोकेशन है। Mind emerges and evolves as our interactions and experiences in the world get dynamically organized in the form of a system which is responsible for the occurrence of various mental processes। कहता है माइंड तो एमर्ज होता है, इवोल्व होता है, निकलता है एकदम से, है ना। माइंड जो एकदम मतलब पता नहीं कहाँ है, लेकिन जब हम इंटरेक्शंस करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं अपने वर्ल्ड में, अपने संसार के प्रति, है ना, किसी भी चीज के प्रति अगर हम इंटरेक्शन करते हैं, तो उस दौरान माइंड एकदम से निकल के आता है, वो एकदम से सोचने लग जाता है ना, इवोल्व हो जाता है, और वो एक सिस्टम के रूप में ऑर्गेनाइज होके आता है और रेस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी हमारे मेंटल प्रोसेस हुए, है ना, कि जो भी हम चीजें, जो भी हम थिंकिंग कर रहे होते हैं, थिंकिंग का मतलब क्या है, सोच विचार कर रहे होते हैं, वही क्या थे, हमारे मेंटल प्रोसेस। और ये मेंटल प्रोसेस किसके अंदर से एमर्ज होते हैं? ये एमर्ज होते हैं माइंड के अंदर से। तो माइंड हम कह सकते हैं कोई, वैसे तो खैर लोकेशन नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या मानते हैं कि भाई ये एक प्रकार का ऑर्गन है ना, और इसके अंदर जो जो हम विचार करते हैं वो सब क्या है, मेंटल प्रोसेस है। और मेंटल प्रोसेस ही क्या बनाते हैं, हमारी थिंकिंग को डेवलप करते हैं। तो माइंड एक्चुअली वैसे तो ब्रेन के साथ कोरिलेट कर देते हैं, लेकिन ब्रेन नहीं है ये, क्योंकि ब्रेन एग्जिस्ट करता है, माइंड एग्जिस्ट नहीं करता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्रेन के अंदर जो फंक्शनल पार्ट होगा उसका, उसको हम कह सकते हैं कि ये माइंड है। ब्रेन एक्टिविटीज प्रोवाइड इंपॉर्टेंट क्लूज एज टू हाउ आवर माइंड फंक्शन। अब देखो, जैसे मैंने कहा अभी कि ये ब्रेन है, ओके। अब ब्रेन के अंदर पता नहीं क्या है, लेकिन उसके ऊपर जो मसल्स होती है वो, उनमें हलचल होती है। कब होती है? जब हम ये थिंकिंग करते हैं, यानी कि जब मेंटल प्रोसेस करते हैं, तो ब्रेन के अंदर वो दिख जाती है, ब्रेन के स्ट्रक्चर में दिख जाती है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ब्रेन के अंदर जो फंक्शनल चीज है वो क्या, हमारा माइंड हो सकता है। ठीक है। तो ये कहता है कि भाई जब हम कुछ भी थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, माइंड यानी कि माइंड जब भी फंक्शन करता है, तो वो किसके द्वारा, क्लू कहां से मिलते हैं उसके? तो ब्रेन की एक्टिविटीज के द्वारा। कि अगर हमने सोचा तो यहां से कुछ हुआ, है ना, किसी लड़की ने हमें हाथ लगाया, इसका मतलब क्या है, एक अलग फीलिंग डेवलप हुई, तो ब्रेन के इस हिस्से ने काम किया कुछ। किसी से लड़ाई हुई तो ब्रेन के इस हिस्से ने काम, इसमें इस हिस्से में हलचल हो रही है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि क्या दिमाग सोच रहा है एक्चुअली। But the consciousness of our own experiences and mental processes are much more than the neural or brain activities। लेकिन कहता है कि जो हमारा कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना है हमारे अपने ही एक्सपीरियंसेस की या मेंटल प्रोसेसेस की, वो बहुत ज्यादा है न्यूरल या ब्रेन एक्टिविटीज से। ऑब्वियसली ये देखो, आप यहाँ पर स्ट्रक्चर, यहाँ पर चीजें मूवमेंट हो रही है, लेकिन एक मूवमेंट किसी एक चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है, बहुत सारे फंक्शंस के लिए क्या होती है, उसी जगह पर मूवमेंट होती है। तो इसलिए ये कह रहा है कि जो ब्रेन की एक्टिविटी है या न्यूरल जो एक्टिविटीज होती है, उससे कहीं ज्यादा, बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमारे जो मेंटल प्रोसेस होते हैं वो पाए जाते हैं, या इनसे, इन हलचलों से कहीं ज्यादा हमारा माइंड काम करता है। इवन वेन वी आर asleep some mental activities go on। कहता जब हम सो रहे होते हैं, जब कोई हलचल नहीं हो रही होती है, उस दौरान भी हमारा माइंड काम कर रहा होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हम सोच रहे होते हैं। वी ड्रीम, हम सपने देखते हैं। रिसीव सम इंफॉर्मेशन सच एज ए नॉक ऑन द डोर वाइल वी आर asleep। बिल्कुल ठीक बात है कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हम इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं सपनों के रूप में। सपना आया तो भी इंफॉर्मेशन, माइंड तो काम कर रहा है, सोच रहा है उसके ऊपर, या किसी ने दरवाजा खटखटा दिया तो वो इंफॉर्मेशन भी तुरंत हमारे पास रिसीव हो जाती है। Some psychologists have shown that we also learn and remember in our sleep। कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम सीखते हैं और किस दौरान, या याद रखते हैं जब हम सपने देख रहे होते हैं, तब भी हमें चीजें ध्यान रहती है। ऑब्वियसली होती है। जब हम पढ़ाई करते हैं अच्छे से, तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है हमेशा, चाहे हम सो रहे हो, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। और कई बार ऐसा होता है कि नींद में ही आप चीजों को सोल्व कर रहे होते हो।
Mental processes such as remembering, learning, knowing, perceiving, feeling are of interest to psychologist. अब ये मेंटल प्रोसेस के द्वारा, अब देखो यहाँ से ये टॉपिक निकल के आया कि जब हम कहते हैं मेंटल प्रोसेस यानी कि दिमाग में जो हलचल हो रही है उससे वो जो मेंटल यानी कि जो माइंड जो एक्टिविटीज कर रहा है ना, तो वो जो एक्टिविटीज है उसके द्वारा, अब वो एक्टिविटीज क्या क्या होती है जरा ध्यान से समझेंगे। रिमेम्बरिंग, चीजों को याद करना, याद करने का काम कौन करेगा? दिमाग करेगा, है ना। मेंटल जो जो माइंड है वो करता है। लर्निंग, चीजों को कैसे सीख पाएंगे, सीखने का काम भी किसका है? ये भी माइंड का ही है। जानना किसी चीज को, नोइंग, परसीव, ग्रहण करना, कोई चीज सामने है उसको हम ग्रहण कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फीलिंग्स हमारी, ये सब क्या हो गए? ये वो टॉपिक्स निकल के आए जिनका लिंक किसके साथ था? हमारे माइंड के साथ था, हमारे मेंटल प्रोसेस के साथ था। और साइकोलॉजिस्ट ने एक मेंटल, जब हम ये कहते हैं कि हम साइकोलॉजी के अंदर मेंटल प्रोसेस को पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या? मेंटल प्रोसेस में हम रिमेम्बरिंग टॉपिक पढ़ते हैं, लर्निंग पढ़ते हैं, नोइंग पढ़ते हैं, परसीविंग कर पढ़ते हैं, फीलिंग्स पढ़ते हैं। ये सब टॉपिक क्या हो गए? हमारे साइकोलॉजी के सब टॉपिक्स में आ जाते हैं। दे स्टडी दीज प्रोसेसेस टू try to understand how the mind works and to help us improve the uses and applications of these mental capacities. कहता है कि ये जो टॉपिक्स है ये क्या करते हैं? ये मदद करते हैं हमारी, हम समझ पाते हैं इनके द्वारा कि कैसे माइंड वर्क करता है, और हम इम्प्रूव करते हैं किस चीज को? कि ये जो मेंटल कैपेसिटीज है, हमारे दिमाग की जो कार्य क्षमताएं हैं, उनको हम कैसे इंप्रूव करें, कैसे इसका यूज करें, कैसे अपने दिमाग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें अलग अलग एरियाज में। इन सब में हेल्प करता है ये जो साइकोलॉजी के टॉपिक थे ये। तो पहली चीज हमारे सामने आई मेंटल प्रोसेस। तो सर इसमें से लिखने का क्या है? तो बेटा हम जब कर रहे थे तो तुरंत कुछ चीजें हम यहां से ले सकते हैं। सबसे पहले है क्या मेंटल प्रोसेस? तो यहां से हम देख सकते हैं एक्सपीरियंसेस आर इंटरनल। तो ये करते हुए यहां तक आप लेके आ जाओ इसको, यहां तक का कि वे एक्सपीरियंसेस जो इंटरनल होते हैं किसी भी पर्सन के अंदर, उनको हम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं, और मेंटल प्रोसेस कह सकते हैं। और ये कब एक्टिवेट होता है मेंटल प्रोसेस को? तो जब हम कुछ चीज कार्य कर रहे होते हैं तब ये होता है ये। और मेंटल प्रोसेस जो होते हैं बुलेट्स डाल डाल के, टॉपिक डाल के, और ये बुलेट्स के रूप में लिख सकते हो। जैसे ऊपर आपने टॉपिक डाला कि डेफिनेशन थी, डेफिनेशन के बाद हेडिंग डाली मेंटल प्रोसेस, तो वो यहां से आ गया। मेंटल प्रोसेस रिफ्लेक्ट होते हैं ब्रेन एक्टिविटी के रूप में। इतना सा लिख दिया। रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है यहाँ पर? कि वो प्रदर्शित होते हैं, यानी कि वो जो नीचे वाली लाइन है ये लिखने की जरूरत नहीं रहेगी फिर यहाँ पर। उसके बाद ये लिख सकते हो कि वी कैन नॉट से कि ये क्या होते हैं? सेम नहीं होती है, क्या होते हैं? एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी इतना लिख देने के बाद आपको ध्यान रहेगा कि ये सेम नहीं होते। ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि अनलाइक द ब्रेन, इसके माइंड की कोई भी लोकेशन वगैरह नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से थोड़ा सा यहां तक का बस ये कवर कर सकते हो। इतना करने पर आपका ये सारी चीजें आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में लिखना चाहो तो ये टॉपिक्स आप लिख सकते हो कि ये चीजें जो है इसमें हम पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिस्ट्स ऑल्सो स्टडी एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल। अब पहली चीज थी क्या डेफिनेशन के अंदर? तो हमने देखा था मेंटल प्रोसेस। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? अब मेंटल प्रोसेस तो हमें समझ में आ गया। मेंटल प्रोसेस का मतलब क्या है? यार कोई भी काम जब हम करते हैं तो उस दौरान जो थिंकिंग आ रही है हमारे अंदर, वो अवेयरनेस आ रही है कि हम सोच पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे हो रही चीजें, वो सब क्या है? मेंटल प्रोसेस है ना। मेंटल प्रोसेस किससे कनेक्टेड है? सर मेंटल प्रोसेस माइंड से कनेक्टेड है, लेकिन माइंड रिफ्लेक्ट कहाँ होता है? ब्रेन के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। ब्रेन की सतह पर वो हलचल दिखती है, उससे हमें माइंड के बारे में पता चलता है कि माइंड एक्टिवेट है, काम कर रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है एक्सपीरियंस। अब मेंटल प्रोसेस क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस। तो कहता है साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो स्टडी एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल। साइकोलॉजिस्ट जो है लोगों के एक्सपीरियंसेस को भी स्टडी करते हैं। एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर। कहता है एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं नेचर में। बेटा सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? मतलब जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो बंदा एक्सपीरियंस कर रहा है वही उसको समझा सकता है। किसी को देख के मैं नहीं कह सकता कि भाई ये चीज एक्सपीरियंस कर रहा होगा। ठीक है, तो वो सब्जेक्टिव होता है, सबका अलग अलग है। एक ही झूले पर झूल कर
एक बच्चा डर सकता है, एक बच्चा को एंजॉयमेंट आया, एक को कोई इंटरेस्ट नहीं आया, तो वो सबका अपना अपना नेचर निकल के आया उस एक्सपीरियंस का, है ना। जैसे कोई खाना खाने के बाद किसी को तो बहुत अच्छा लगता है, किसी को लगता है इतनी ज्यादा कैलोरी ले चली गई मेरे अंदर। तो वो सबका अपना अपना एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो सबके सब्जेक्ट मतलब अपने अपने सब्जेक्टिव होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि सबका सेम हो। वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व और नो समवन एल्स एक्सपीरियंसेस, हम डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व कर सकते और ना ही जान पा सकते हैं किसी और के एक्सपीरियंसेस को। ओनली द एक्सपीरियंसिंग पर्सन कैन बी अवेयर और बी कॉन्शियस ऑफ हर और हिज एक्सपीरियंस, कि जो एक्सपीरियंसिंग पर्सन होता है वही अवेयर रहता है और वही कॉन्शियस रहता है अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के प्रति। Thus, experiences are embedded in our awareness और consciousness। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे experiences है वो क्या होते हैं, वो embedded होते हैं किसके अंदर, हमारे awareness के प्रति और हमारी consciousness के प्रति, कि कितने ज्यादा हम conscious या aware रहे थे उस दौरान, वो उसी से हमारा experience बनता है। साइकोलॉजिस्ट मतलब यहाँ पर बात किया, जैसे क्लास में बैठे बच्चे है ना, क्लास में बैठे तो क्या होता है, टीचर ने तो पढ़ा दिया, लेकिन जो सामने बैठे बच्चे हैं उनमें से क्या रहा, इस बच्चे ने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया क्योंकि ये सुन रहा था, है ना, ये क्या था, अवेयर था। ये अवेयर ही नहीं था, इसका ध्यान कहीं और था, इसको नहीं पता कि क्या पढ़ा के चला गया टीचर। ठीक है, तो ये कहता है एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, वो दसे होते हैं जिसमें हमारे अवेयरनेस में या कॉन्शियसनेस के अंदर। साइकोलॉजिस्ट्स यानी कि यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, मतलब थोड़ा सा कनेक्ट करता है कि एक्सपीरियंसेस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सर हमारी अवेयरनेस और हमारे कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करते हैं। अगर हम अवेयर और कॉन्शियस रहेंगे तो हम एक्सपीरियंस कर जाएंगे चीजों को। साइकोलॉजिस्ट हैव फोकस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस ऑफ पेन being experienced by terminally ill patients or of psychologically pain felt in bereavement। कहता है कि भाई जो साइकोलॉजिस्ट है वो फोकस करते हैं कि वो जो एक्सपीरियंस मतलब वो चेक करते हैं कि लोग जब इतने बीमार होते हैं, है ना, तो उनको इतना जो पेन होता है उसमें कैसे एक्सपीरियंस होते हैं उनके पेन में। और बीमार होने पर जो पेन है, एक तो ये पेन है भाई चोट लगी है तो यार ऑब्वियसली बात है बीमार है तो पेन होगा, है ना, इस पेन में। और वो पेन जो बिरेवमेंट के दौरान, है ना, बिरेवमेंट का मतलब क्या होता है, जब हमें शोक होता है, शोक मतलब क्या है कि जैसे हम जब दुखी होते हैं, है ना, कि गर्लफ्रेंड ने भाई ब्रेकअप कर दिया, अब उसकी याद में जो शोक बन रहा है उसमें, और बीमार होने पर जो शोक होता है उसमें, भाई इन दोनों में क्या अंतर है ना। तो ऐसे जो चीजें होती है, ये जो एक्सपीरियंस है अलग अलग प्रकार के है, तो दर्द ही दोनों में, लेकिन एक्सपीरियंस अलग अलग है दोनों चीजों का। बिसाइड्स एक्सपीरियंस विच लीड टू पॉजिटिव फीलिंग्स सच एज इन रोमांटिक एनकाउंटर्स, उसी तरीके से क्या है, ये तो नेगेटिव थे दोनों। अब पॉजिटिव में देखें तो कहता है कि जब हम रोमांटिक एनकाउंटर्स में होते हैं, यानी कि जब रोमांस कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जो पॉजिटिव फीलिंग होती है उसका क्या एक्सपीरियंस होता है भाई। तो दोनों इन सभी चीजों को क्या करते हैं साइकोलॉजिस्ट अध्ययन करते हैं एक्सपीरियंस के दौरान। देयर आर सम हिस्टोरिक एक्सपीरियंसेस आल्सो व्हिच अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट सच एज when a yogi meditates to encounter a different level of consciousness and creates a new kind of experience, or when a drug addict takes a particular kind of drug to at a high even though such drugs are extremely harmful। कहता है इसके अलावा कुछ जो एस्टोरिक एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सटोरिक एक्सपीरियंस का मतलब होता है हाई लेवल के, यानी कि गुड बोलते हैं इसको हम, जिसमें जटिल एक्सपीरियंस बोलते हैं इनको, है ना, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो इजीली सब महसूस नहीं कर सकते भाई, है ना, जिसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो कहते हैं कि वो जो इतने जटिल जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे वो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी तरफ भी साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कि यार ये कैसे इतना, मतलब ये क्या लेवल पे पहुंच गया बंदा, है ना। जैसे कि कोई योगी मेडिटेट करता है, तो मेडिटेट करता है तो उसका जो कॉन्शियस लेवल है वो कितना ऊपर चला जाता है, ठीक है, कि वो एक नया ही एक्सपीरियंस क्रिएट हो जाता है उस दौरान। तो कहता है यार ये सब लोग यहां तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं इस एक्सपीरियंस तक, तो वो अध्ययन भी करने की कोशिश करते हैं। साथ में कहते हैं जैसे कोई ड्रग एडिक्टेड है ना, तो उसके अंदर भी क्या, उसका भी भाई अलग ही प्लेजर है, तो वो उस लेवल पे जो जा रहा है उसको भी हर कोई महसूस नहीं कर पाता है। तो ये कह रहा है कि ये जो इतने बड़े लेवल पर जाकर एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, है ना, वो भी साइकोलॉजिस्ट के जो अध्ययन का जो क्या होता है एक मेन अटेंशन रहता है। एक्सपीरियंसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ द एक्सपीरियंसर। अब देखो ये बहुत बढ़िया बात बताई यहाँ पर कि एक्सपीरियंस जो होते हैं बेटा वो डिपेंड करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन पर। जो एक्सपीरियंसर है यानी कि जो एक्सपीरियंस कर रहा है ना, जो अनुभव कर रहा है, उसके इंटरनल कंडीशन और उसकी एक्सटर्नल कंडीशन दोनों पे इन्फ्लुएंस पड़ता है, ठीक है, दोनों का इन्फ्लुएंस पड़ता है एक्सपीरियंस वो जो फील करेगा। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं क्राउडेड बस के अंदर गर्मियों के समय, भाई साहब गर्मी भयंकर भरी हुई बस, तो एक्सपीरियंस अलग ही होगा,
यू मे नॉट एक्सपीरियंस द यूजुअल डिस्कम्फर्ट इफ यू आर गोइंग फॉर ए पिकनिक विद सम क्लोज फ्रेंड्स। इतनी ही बड़ी बस है लेकिन साथ में कौन है, आपके फ्रेंड्स है। तो भाई वो जो डीटीसी बस में जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक बस में जाना, दोनों में लोग हैं साथ में, दोनों में भीड़ भी पूरी है ना, और गर्मी भी है, लेकिन दोनों में एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। तो ये कहता है वो डिपेंड करता है किस पर, इंटरनल और एक्सटर्नल जो कंडीशंस होती है एक्सपीरियंसर की, उस पर डिपेंड करता है। दस द नेचर ऑफ एक्सपीरियंस कैन बी ओनली बी अंडरस्टूड बाय एनालाइजिंग ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि जो नेचर एक्सपीरियंसेस का वो समझा जा सकता है एनालाइज करके, किसको, इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन के कॉम्प्लेक्स सेट को, है ना, दोनों को मिला के जब हम अध्ययन करते हैं तब हम एक्चुअली जान पाते हैं कि क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। तो इसके लिए भाई यहाँ भी ये जो लास्ट लाइन है इसको कवर कर लेते हैं, वीसी में आगे सारी चीजें कि नेचर जो होगा एक्सपीरियंस का वो क्या होता है, समझा जा सकता है किसके द्वारा, इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस के अध्ययन के द्वारा। और इसमें क्या था भाई, स्टार्टिंग में ये लिख सकते हो आप, एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर। जैसे सब एडिंग डलेगी, वहां जैसे मेंटल प्रोसेस पढ़ा था, आपकी बार क्या डलेगी, एडिंग एक्सपीरियंसेस, उसके बाद लिखेंगे एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब ही यही है कि आप जो एक्सपीरियंस करता है वही उसको क्या कर सकता है, समझ सकता है। थोड़ा सा ये लिख सकते हो ये इतना, ये एक्सपीरियंसेस आर एम्बेडेड इन आवर अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। बेटा लिखते टाइम थोड़ी बोरियत होगी, लेकिन एक बार चीजें जब लिख दी जाती है ना तो उसके बाद रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है और एक नॉलेज अलग लेवल पर चली जाती है। ठीक है, ये तो सब एग्जांपल्स है, अगर आपको पढ़ाना है जिंदगी में तो ये एग्जांपल आप लिख सकते हो इनके नीचे। और सिर्फ पेपर क्लियर करना है तो आप बस इतना जो बताया गया है ये लिख कर चल सकते हो, है ना, क्योंकि एग्जांपल्स तो जो टीचर्स होते हैं उनके लिए जरूरी होते हैं। यहीं से टीचर्स उठा लेते हैं, कुछ अपनी सब्जेक्टिविटी लगा के एक दो एक्सपीरियंस अपने ऐड कर देते हैं इनमें बस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। थर्ड आता है बिहेवियर्स। तो जैसे कि उस डेफिनेशन में देखा था, पहली चीज क्या थी हमारी, मेंटल प्रोसेस। साइकोलॉजी क्या है, मेंटल प्रोसेस का अध्ययन करती है, एक्सपीरियंसेस का अध्ययन करती है, ठीक है, एक्सपीरियंसेस थे। और तीसरा आ गया बिहेवियर, बिहेवियर का अध्ययन करना। तो बिहेवियर में ये आता है कि हम बिहेवियर, पर्टिकुलर बिहेवियर को शो करते ही क्यों है ना, तो वो स्टिमुलस पर डिपेंड करता है। बिहेवियर्स आर रेस्पॉन्सेज और रिएक्शंस वी मेक और एक्टिविटीज वी एंगेज इन। कहते हैं बिहेवियर्स जो होते हैं वो रेस्पॉन्स होते हैं हमारे, वो रेस्पॉन्स होते हैं या वो हमारी रिएक्शंस होती है जो हम करते हैं कब, जब कोई भी एक्टिविटी के अंदर हम एंगेज होते हैं, कि जब हम किसी भी काम में को कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो हमारी हरकतें होती है वही हमारा क्या होता है, बिहेवियर। व्हेन समथिंग इज हर्टेड एट यू, हर्डल क्या लिख रखा है ये, एक मिनट, हर्ड, ठीक है। When something is hurled at you, your eyes blink in a simple reflex action। कहता है जब कोई भी चीज आपकी तरफ फेंकी जाती है तो उस दौरान आपकी आंखें क्या हो जाती है, रिफ्लेक्स एक्शंस के द्वारा अपने आप बिना सोचे समझे ही क्या होती है, ब्लिंक कर जाती है। देखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन वो होते हैं जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा एक्टिवेट होते हैं। ये साइंस की टर्म है थोड़ी सी, ठीक है, कि एक होता है हमारे नॉर्मल एक्शंस जो वो किसके द्वारा एक्टिवेट होते हैं, ब्रेन के द्वारा, ब्रेन के सिग्नल थिंकिंग का काम हो गए होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्स स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, थिंकिंग नहीं होती भाई, सोचने का टाइम नहीं होता है, तुरंत होती है चीजें, अपने आप हो जाती है। तो कहता है कोई भी चीज जब आपकी तरफ फेंकी जाती है तो क्या होता है, आपकी आईज क्या होती है, ब्लिंक करती है। क्यों करती है, क्योंकि वो एक सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन होता है। यू आर टेकिंग एन एग्जामिनेशन एंड कैन फील योर हार्ट पाउंडिंग। जब आप एग्जामिनेशन में बैठे होते हैं तो आपका दिल जोर से धड़क रहा होता है। यू डिसाइड टू गो फॉर ए पर्टिकुलर मूवी विद ए फ्रेंड, बिहेवियर्स आर मे बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जब ये कहता है कि जब डिसाइड करते हो पर्टिकुलर मूवी देखने के लिए दोस्त के साथ, इसलिए क्या मैं तो आया यहाँ पर, कुछ नहीं आया, छोड़ो चलो। बिहेवियर्स में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कहता है बिहेवियर्स क्या, ये सिंपल है, ठीक है। बिहेवियर्स क्या होते हैं बेटा, सिंपल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं और एंड्यूरिंग भी होते हैं। देखिए सिंपल बिहेवियर, दोस्तों के साथ पार्टी प्लान करनी है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा आपको, है ना। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, भाई पेपर देना है, हर्ट जो है क्या करेगा, ब्लिंक करेगा। शॉर्ट होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट होते हैं आपके बिहेवियर्स, तुरंत खत्म हो जाते हैं। और दूसरे क्या होता है, एंड्यूरिंग, जो लंबे समय तक बिहेवियर चलता रहता है। सम बिहेवियर्स आर ओवर्ट, टर्म इंपॉर्टेंट है। कुछ बिहेवियर्स क्या होते हैं, ओवर्ट होते हैं। दे कैन बी आउटवर्डली सीन और सेंस्ड बाय एन ऑब्जर्वर। जो कि ओवर्ट का मतलब होता है जो प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि जो बाहर से दिखेगा,
अब आप हंस रहे हो जोर जोर से, साफ पता चलता है भाई बहुत खुश है ना, बाकी काजोल की तरह नहीं हंसते हंसते रोने लग गए एकदम से। तो ये कहता है ओवर्ट का मतलब क्या है कि जो दिखता है, आउटवर्डली सीन होता है, जो लोगों के द्वारा सेंस किया जा सकता है। सम आर इंटरनल और कोवर्ट, जबकि कुछ क्या होते हैं कोवर्ट बिहेवियर। कोवर्ट का मतलब क्या होता है, जो इंटरनल, जो दिखता ही नहीं है, कवर है ना। ओवर मतलब दिखता है, कोवर्ट मतलब जो कवर है, यानी कि नहीं दिखता है। When you are in difficult situation while playing a game of chess, you almost feel your hands muscle twitching, trying to experiment with a move। कहता है कि जब आप खेल रहे होते हो चेस, तो आपकी जो हैंड मसल्स होते हैं बहुत ही क्या होती है, ट्विचिंग होती है। ट्विचिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, कि वो क्या कर रहे होते हैं, मतलब एक मूव चलने के लिए वो उत्साहित हो रही होती है। All behaviors, covert or overt, are associated with a triggered by some stimulus in the environment or changes that happen internally। कहता है कि कोई भी बिहेवियर है, चाहे कोवर्ट है या ओवर्ट है ना, वो एसोसिएट किससे होता है, बिहेवियर एसोसिएट होते हैं बेटा हमेशा किससे, स्टिमुलस के साथ। कि एनवायरनमेंट के प्रति जो स्टिमुलस आप करोगे या चेंज जो उत्पन्न हुआ उसके प्रति जो आप स्टिमुलस, जो मतलब स्टिमुलस का मतलब क्या है, कोई भी चेंज या कोई भी ऐसी चीज जो आपको रेस्पॉन्स करने पर उत्साहित कर रही है ना, तो वो सब क्या है, स्टिमुलस है। और उन्हीं स्टिमुलस के कारण हम क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को शो करते हैं। मतलब ये है कि बेटा स्टिमुलस अगर उत्पन्न हुआ, कोई चेंज उत्पन्न हुआ, ठीक है, या एनवायरनमेंट में जो कुछ है, कोई भी एनवायरनमेंट ऐसा अलग एनवायरनमेंट बना, तो उसके प्रति जब आप रेस्पॉन्स करोगे, ठीक है, वो जो रेस्पॉन्स करते हो आप, वही आपका क्या बन जाता है, बिहेवियर होता है। यू मे सी ए टाइगर एंड रन और थिंक दैट देयर इज ए टाइगर एंड डिसाइड टू फ्ली। यार जब आप किसी टाइगर को देखते हो और आप भागते हो या सोचते हो ये तो टाइगर है ना, और मुझे भाग लेना चाहिए यहाँ से बचकर, ठीक है, तो ये क्या है, तो टाइगर जो आया वो एक स्टिमुलस था, उसने आप क्या किया, आपने उसके प्रति रेस्पॉन्स किया, भागना। सम साइकोलॉजिस्ट स्टडी बिहेवियर एज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो अध्ययन करते हैं कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में क्या होता है, एसोसिएशन। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच होता है एक एसोसिएशन। दोनों स्टिमुलस और रेस्पॉन्स क्या हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। कौन पढ़ता है भाई स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की स्टडी को जो करते हैं, वो कौन सी ब्रांच होती है साइकोलॉजी की, बिहेवियरिस्ट। जो बिहेवियरिस्ट होते हैं, व्यवहारवादी होते हैं, वो मेनली स्टिमुलर और रेस्पॉन्स की का अध्ययन करते हैं। और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव जैसे बंदों को, जो ऐसी थ्योरीज आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, लास्ट लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, है ना, क्योंकि आजकल पेपर जो होता है वो कैसा आता है, स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट बी सही है, तो उनमें आ सकता है, ठीक है, कि रेस्पॉन्स और स्टिमुलस दोनों क्या होते हैं, इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। अंदरूनी का मतलब क्या है, किसी ने कोई आपके बारे में कुछ कह दिया, आपको कह दिया, और अब आप अंदर ही अंदर उसको गालियां दे रहे हो, तो आपने रेस्पॉन्स इंटरनली रखा, बाहर नहीं निकाला आपने, ठीक है। तो बिहेवियर क्या होते थे भाई, वो रेस्पॉन्स जो क्या करते हैं, हम किसी भी चीज में एंगेज रहते हैं तो हम जो रेस्पॉन्स करते हैं वही हमारे क्या होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं ना। किसी भी चीज के प्रति जो रेस्पॉन्स किया वो क्या है, बिहेवियर। तो ये जो एग्जांपल था रिफ्लेक्स एक्शन का, ये जस्ट एक साइंस के टर्म है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो लिख सकते हैं, वरना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ सब एग्जांपल्स थे। हाँ, बिहेवियर्स कैसे कैसे हो सकते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हो बिहेवियर्स क्या हो सकते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, शॉर्ट और एंड्यूरिंग हो सकते हैं, ओवर्ट और कोवर्ट हो सकते हैं। इसके नीचे साथ में लिख सकते हो ओवर्ट मतलब क्या होता है, जो क्या होते हैं एक्सटर्नल, और कोवर्ट मतलब क्या होता है, जो इंटरनल होते हैं, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं और ज्यादा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप इसमें से लिख सकते हो। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, किसके लिहाज से, समझने के लिहाज से चीजें में आज इंपॉर्टेंट रही। जितना भी पढ़ा एक बार देख लेते हैं। तो ये पढ़ाने में वही पीपीटी से तो ये 10 मिनट लगते हैं इसको कराने में, लेकिन वो पीपीटी बनाने में 1.5 घंटा लग जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा, कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा ताकि आराम से हम रिवाइज कर पाए चीजों को। सबसे पहले देखा साइकोलॉजी क्या है, तो यार सीधी सी बात है, साइकोलॉजी क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बनाया। ग्रीक शब्द थे, साइकी मतलब सोल और लोगोस मतलब क्या होता है, साइंस। तो साइकोलॉजी क्या बन गया कि सोल या माइंड का अध्ययन करना। क्या इसमें इतना ही रहा, नहीं, इसको आगे क्या बनाया गया, साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाया गया, जिसके अंदर क्या हो गया, हमने ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर को अध्ययन करना शुरू किया। जब हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो इसमें अलग अलग लेवल होते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर हम लोगों को एक्सपीरियंस को अध्ययन करते हैं, 2 व्यक्ति आपस में कैसे सोच विचार कर रहे हो, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल जो कंडीशन होती है वो कही जा सकती है इसमें। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, कहीं भी किसी कंपनी का जो कल्चर है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी हो जाती है, या जिसको हम कह सकते हैं कि भाई जो
वर्क प्लेस की साइकोलॉजी होती है, वो भी हम इसी से निकल के आई थी। नेक्स्ट है कि कैसे हम अध्ययन करते हैं, तो बेस क्या होते हैं, तो बायोलॉजिकल बेस हो सकते हैं और सोशल बेस हो सकते हैं अध्ययन करने के लिए। साइकोलॉजी को अध्ययन करना है तो बायोलॉजिकल लेवल पे भी कर सकते हैं और सोशल लेवल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग तरीके से हम साइकोलॉजी को अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर एक डेफिनेशन बनाई जाए तो डेफिनेशन क्या निकल के आई कि साइंस जो स्टडी करती है मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर का अध्ययन करना अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, वही क्या हमारी साइकोलॉजी है। अब इसमें हमने पढ़ा फिर उसके बाद मेंटल प्रोसेस क्या होता है कि यार कोई भी एक्सपीरियंस अब जब हम कर रहे होते हैं, कोई भी चीज को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो वो जो हमारी कॉन्शियस स्टेट है या अवेयरनेस है, वही क्या हमारा मेंटल प्रोसेस है। ठीक है, मेंटल प्रोसेस मतलब जो इंटरनली हम एक्सपीरियंस करते हैं, किसी भी चीज को देखने के बाद, किसी भी चीज को करने के बाद जो हमें महसूस हो रहा होता है, वही क्या है हमारा मेंटल प्रोसेस है। किस तरीके से वो काम करता है, तो वो रिफ्लेक्ट होता है ब्रेन की एक्टिविटीज के रूप में। और वो मेंटल प्रोसेस और ब्रेन एक्टिविटीज एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन सेम नहीं होते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं इससे कनेक्ट करते हैं, तो लर्निंग, नोइंग वगैरह सब कुछ हो गया ये। नेक्स्ट एक्सपीरियंस को देखा हमने, एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, तो एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव होते हैं नेचर के अंदर, ये हमारी अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं एक्सपीरियंस जो भी होते हैं हमारे। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, सेट होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन का, दोनों से मिलकर ये बनते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस। बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर भाई कोई भी रेस्पॉन्स है किसी भी चीज के प्रति जो आप रेस्पॉन्स कर रहे हैं, वो क्या है हमारा बिहेवियर होता है। बिहेवियर इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, मतलब ओवर्ट और कोवर्ट दोनों तरीके से वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, अगली क्लास में पढ़ेंगे हम कि साइकोलॉजी, अभी ये तो हमने डेफिनेशन देखी साइकोलॉजी की, अगली क्लास में देखेंगे साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में, साइकोलॉजी सोशल साइंस के रूप में, और साइकोलॉजी आपका जो साइंस के रूप में है ना, कौन से डिसिप्लिन के साथ ये कनेक्ट करता है।